तो आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कहानी 300 सालों से भी ज्यादा लंबी है और जिसकी नींव रखने वाले थे गुलाम, सैनिक और सुल्तान। चलिए आज इसकी शुरुआती 3 राजवंशों की कहानी को करीब से समझते हैं। पूरे 320 साल। सोचिए, इतने लंबे अरसे तक दिल्ली पे राज करने वाले ये पहले सुल्तान आखिर थे कौन? आइए इस कहानी में उतरते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो देखिए कहानी की शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। पहला वंश था गुलाम वंश। और हाँ, नाम से ही जाहिर है इसकी नींव एक ऐसे इंसान ने रखी जो खुद कभी एक गुलाम हुआ करता था। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और अपनी दरिया दिली के लिए इतने ज्यादा मशहूर हुए कि लोग उन्हें लाख बख्श कहने लगे, मतलब लाखों का दान देने वाला। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात यह है कि उस दौर में गुलामों के लिए एक खास शब्द था, बंदगा। ये शब्द सिर्फ उन गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें खास तौर पर फौजी सेवा के लिए खरीदा जाता था, और यही लोग, यही बंदगा सेना की रीढ़ की हड्डी थे। ऐबक ने दिल्ली में कई शानदार इमारतें बनवाईं, लेकिन उनके दौर का एक सिया पन्ना भी है। उनके एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने उस समय ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था। और हाँ, जो मशहूर कुतुब मीनार हम देखते हैं वो किसी एक सुल्तान ने नहीं बनवाया। ये जानना जरूरी है कि इसकी नींव तो ऐबक ने रखी, लेकिन इसे पूरा करवाने और बाद में इसकी मरम्मत का काम आने वाली कई पीढ़ियों के सुल्तानों ने किया। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठे उनके दामाद इल्तुतमिश, इन्हें ही सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, नए अरबी सिक्के चलाए और प्रशासन को चलाने के लिए इक्ता प्रणाली जैसा सिस्टम बनाया। असल में सल्तनत को एक मजबूत शक्ल इल्तुतमिश ने ही दी थी। लेकिन इल्तुतमिश की मौत के बाद सल्तनत में एक बड़ी उथल-पुथल मच गई। जरा देखिए तो, सिर्फ 10 साल के अंदर कितने सुल्तान बदल गए। और इसी दौर में आई रज़िया सुल्तान, दिल्ली पर राज करने वाली पहली और आखिरी महिला शासक। उनका शासनकाल काबिलियत से तो भरा था, पर बहुत ही छोटा रहा। इस सारी अस्थिरता को खत्म करने के लिए सामने आए बलबन। उन्होंने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब बेहद सख्ती से शासन किया, और सुल्तान के लिए खतरा बन चुके 40 अमीरों के गुट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी ताकत को और पुख्ता करने के लिए बलबन ने दरबार में कुछ ईरानी रस्में शुरू कीं, जैसे सिजदा और पैबोस। इसका सीधा सा मतलब था कि सुल्तान के सामने हर किसी को पूरी तरह से झुकना होगा, कोई सवाल नहीं। तो गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली की गद्दी एक बार फिर खाली थी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, अब दिल्ली पर कौन राज करेगा? और इस सवाल का जवाब मिला एक नए और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर राजवंश के आने से, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वो सत्ता में अपने ही चाचा का कत्ल करके आया था, लेकिन उसने ऐसे बड़े बड़े सुधार किए जो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं थे। अलाउद्दीन को हर चीज पर नियंत्रण पसंद था। उसने पहली बार एक स्थायी सेना बनाई और सैनिकों को कैश में सैलरी देना शुरू किया। मकसद साफ था, सेना सीधे सुल्तान के प्रति वफादार रहे, और खजाना भरने के लिए उसने जमीन की पैदावार का सीधा आधा हिस्सा टैक्स में लेना शुरू कर दिया। और उसका ये नियंत्रण का जुनून बाजार तक भी पहुंचा। उसने हर चीज की कीमत तय कर दी और इसे लागू करने के लिए अफसरों और जासूसों का एक पूरा जाल बिछा दिया। सोचिए, उस दौर में ऐसा कर पाना कोई छोटी बात नहीं थी। पर सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कंट्रोल की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी मंगोलों का खतरा। अलाउद्दीन के राज में मंगोलों ने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार दिल्ली पर बड़े हमले किए। लेकिन अलाउद्दीन का दौर सिर्फ जंग और सख्ती का ही नहीं था। उसका दरबार कला और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था।
यहीं पर थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। पर इतिहास खुद को दोहराता है। खिलजी वंश का राज भी आखिर में खत्म हो गया और दिल्ली का तख्त एक बार फिर अकेला और असुरक्षित रह गया। तो अब बारी आती है तुगलक वंश की। ये बड़े बड़े सपने देखने वाले सुल्तानों का वंश था, जिनके एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स को कुछ लोग शानदार कहते हैं तो कुछ लोग पूरी तरह से विनाशकारी। इस वंश का सबसे मशहूर सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। उसने 5 ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की जिन्होंने सल्तनत की शक्ल ही बदल दी। पर अफसोस, इनमें से ज्यादातर का अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसका सबसे बड़ा और सबसे बदनाम प्रयोग था राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण भारत में देवगिरी ले जाना। कागज पर तो ये आइडिया बहुत अच्छा था कि पूरे साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल रहेगा, लेकिन असल में ये दिल्ली की पूरी आबादी के लिए एक भयानक और थका देने वाला सफर साबित हुआ। हम इस दौर के बारे में इतना कुछ जानते हैं मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता की वजह से। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था और उसने अपनी किताब रहला में उस समय की हर चीज का जिक्र किया है। ये किताब तुगलक की दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक। उनका काम था अपने भाई के किए गए एक्सपेरिमेंट से हुए नुकसान की भरपाई करना। उन्होंने 24 तरह के मुश्किल टैक्स खत्म कर दिए और सिर्फ 4 जरूरी टैक्स रखे, ताकि लोगों पर बोझ कम हो और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। तो कुल मिलाकर ये 320 साल सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। यहाँ जबरदस्त कंट्रोल भी था, तो वहीं विनाशकारी प्रयोग भी थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता को मजबूत बनाने और लोगों की भलाई करने के बीच संतुलन बनाने का जो सबक इन सुल्तानों के दौर ने सिखाया, क्या वो आज भी उतना ही मायने नहीं रखता?